आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी की जिसका नाम है द कॉन्जरिंग। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन। इन्होंने इस मूवी का पहला नाम रखा था द वॉरेन फाइल्स, पर उसके बाद इसको रीटाइटल किया गया एज अ द कॉन्जरिंग। इस मूवी का बजट बहुत ही कम था जो कि था सिर्फ $20 मिलियन, पर इसकी कमाई हुई थी $319 मिलियन की। वैसे ही इसका एक और सीक्वल आया था जो कि 2016 में रिलीज हुआ था और अभी इसका अपकमिंग सीरीज आने वाली है जो कि है द डेविल मेड मी टू डू इट, जो कि आने वाला है सितंबर 11, 2020 में। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और अगर आप इसकी रियल स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमने पहले से ही इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इस स्टोरी से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मूवी की शुरुआत होती है लॉरेन और एड से, जहां पर वो एक कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस को बता रहे होते हैं अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और केसेस के बारे में। यहाँ से सीन स्विच होता है और जाता है पेरेंट फैमिली में, जिन्होंने अभी अभी मूव इन किया था एक फार्म हाउस में जो कि था एक हैरिसविल रोड आइलैंड में। पेरेंट फैमिली में 7 मेंबर होते हैं जिसमें एक हस्बैंड जिसका नाम होता है रॉजर, उसकी वाइफ कैरोलिन और 5 बेटियां होती हैं जिसमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होती है। और साथ में इनकी एक फीमेल डॉग होती है जिसका नाम होता है सैडी। पर सैडी इस घर में नहीं आती, वो बाहर ही रुक जाती है और फोर्स करने के बाद भी उस घर में नहीं एंटर करती। अप्रैल को घर के बाहर पेड़ के पास एक टॉय मिलता है जो कि म्यूजिकल टॉय होता है जिसमें एक मिरर लगा होता है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि नैन्सी और क्रिस्टिन एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है हाइड एंड क्लैप। वो लोग ये गेम खेल रहे होते हैं तभी अचानक से उनसे एक वुडन प्लाई टूट जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट चेम्बर है जो कि जाता है बेसमेंट की तरफ। इसमें बहुत सारे ओल्ड स्टफ और साथ ही साथ एक ओल्ड पियानो है। पेरेंट फैमिली के लिए कुछ हफ्ते तो बहुत नॉर्मल थे, पर धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी और खासकर रात के टाइम। और एक रात सैडी घर की तरफ देखकर बात कर रही होती है। रॉजर उसको बहुत बुलाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरोलिन उठती है, उसको बहुत ही अजीब फील होता है और वो अपने लेग्स पे देखती है बहुत सारे मार्क्स। उसके बाद वो घर में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी सारी घड़ियां एक ही टाइम पर रुकी हुई हैं, 3:07 पर। और उसी वक्त अप्रैल को सैडी मरी हुई मिलती है उसके बैकयार्ड में। यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम जाते हैं एड और लॉरेन के घर पर, जहाँ पर एड एक प्रेस रिपोर्टर को अपना म्यूजियम दिखा रहा होता है। वो उसको बताता है कि यहाँ की रखी हुई सारी चीजें किसी इवल स्पिरिट के कब्जे में है या तो वो शापित है। और यहाँ हर मंथ एक प्रीस्ट आता है जो कि इन सबको ब्लेस्ड करता है। प्रेस रिपोर्टर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो पूछता है एनाबेल डॉल के बारे में, जिसमें एड बताता है कि ये डॉल बहुत ही ईवल शक्ति के कब्जे में है। सीन फिर से पेरेंट हाउस की तरफ जाता है जहाँ पर हम एक घड़ी को 3:07 पे रुकते देखते हैं। क्रिस्टन अपने कमरे में सो रही होती है, अचानक से कोई उसके पैर को खींचता है और उसको बहुत ही गंदी बदबू आती है। और दूसरी तरफ सिंडी स्लीप वॉक करती है और वो एंड्रिया के कमरे में जाती है जहाँ पर एक अलमारी में वो अपने सर को मारने लगती है। फिर से अगला दिन होता है और कैरोलिन को दिखते हैं बहुत सारे मार्क्स उसकी बॉडी पर। रॉजर घर से बाहर जा रहा होता है अपने काम से, तभी अचानक उसके सामने एक पिगन आके गिरता है और वो वहीं पर तड़प के मर जाता है। इस टाइम घर पर सिर्फ अप्रैल और लॉरेन होते हैं। लॉरेन देखती है कि अप्रैल अपने म्यूजिकल टॉय में किसी से बात कर रही है। वो अप्रैल से पूछती है तो अप्रैल उसे अपने एक इनविजिबल फ्रेंड के बारे में बताता है जिसका नाम है रोरी। वो उसको बताती है कि ये टॉय उसको ट्री के पास मिला था। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं हाइड एंड क्लैप खेलने की, जिसमें अप्रैल छुप जाती है और कैरोलिन उसको ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते कैरोलिन पहुंच जाती है एंड्रिया के रूम में। वहां पर हम देखते हैं कि अलमीरा का डोर अपने आप खुल रहा है। कैरोलिन को लगता है वहां अप्रैल है, तभी हम देखते हैं कि वहां से 2 हाथ आता है और वो क्लैप करता है, पर कैरोलिन देखती है कि वहां अप्रैल थी ही नहीं। ये देखकर उसको बहुत अजीब लगता है पर वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। फिर से रात हो जाती है और क्रिस्टिन अपने रूम में सो रही होती है, तभी अचानक से फिर से कोई उसके पैर को खींचता है और इस बार बहुत तेज से। क्रिस्टिन उठ जाती है और वो उसे बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है और दरवाजे के पीछे उसे एक शैडो दिखती है जो उसको बता रही होती है कि वो उसे मार डालेगी और साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी। पर उसी रूम में नैन्सी भी होती है और उसे कोई नहीं दिखता, पर वो उस स्मेल को फील कर रही होती है। क्रिस्टिन ये सारी चीजें रॉजर को बताती है पर वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एड को जो कि किसी काम से बाहर जा रहा होता है। वो लॉरेन को बोलता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती क्योंकि वो पहले से ही अपसेट है फ्रेंची के केस से। पर लॉरेन किसी तरह एड को मना लेती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। वो जिस केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होती। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कैरोलिन को। उसकी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स शो हो रहे हैं
और वो इस चीज से परेशान है। उसे तभी अचानक से कुछ नॉइज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि बच्चे अभी भी रात में खेल रहे हैं। वो गुस्सा करती है और उनको सोने जाने के लिए बोलती है। जब वो वहां पर जाके देखती है तो सारे बच्चे पहले से ही सो रखे होते हैं। तभी उसे हॉल से कुछ आवाज आने लगती है। जब वो वहां जाकर देखती है, अचानक से सारे फोटोज अपने आप गिरने लगते हैं। कैरोलिन को वहां किसी औरत की वॉइस आती है। वो उसके वॉइस को फॉलो करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से बेसमेंट का डोर अपने आप ही ओपन हो रहा है। कैरोलिन ये देखकर बेसमेंट में झांकने की कोशिश करती है। तभी उसे वहां से कोई पुश कर देता है और वो जाके गिरती है सीधा नीचे। वहां पर कोई उसकी तरफ बॉल फेंकता है, जिस चीज से वो डर जाती है और भागने लगती है डोर की तरफ। बट डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और वहां की सारी लाइट्स टूट जाती हैं। इन सब से कैरोलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो माचिस जलाकर देखने की कोशिश करती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि पीछे से 2 हाथ कैरोलिन की तरफ आता है और वो क्लैप करता है। दूसरी तरफ सिंडी फिर से एंड्रिया के रूम में है। वो सर को अलमारी पे मार रही होती है। ये देखकर एंड्रिया उठ जाती है और सिंडी को अपने बेड की साइड ले आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ये देखने के लिए एंड्रिया वहां पर जाने लगती है। वो अलमारी के अंदर झांक रही होती है। तभी सिंडी उठती है और वो उसको ऊपर देखने के लिए बोलती है। जब एंड्रिया ऊपर देखती है, वहां एक औरत होती है जो उसकी अलमारी के ऊपर बैठी होती है और वो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है। ये औरत कोई और नहीं, बशीबा है। बशीबा कौन है, इसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इसी टाइम रॉजर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। वो आवाज सुनता है और घर की तरफ भागने लगता है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर वो कैरोलिन को देखता है। फिर रॉजर और कैरोलिन दोनों बच्चों के रूम की तरफ भागते हैं और एंड्रिया के रूम में जाते हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं एड और लॉरेन को, जो कि एक सुपरनैचुरल पावर के बारे में स्पीच दे रहे होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। और वहाँ हम ऑडियंस में बैठा हुआ देखते हैं कैरोलिन को। स्पीच खत्म होने के बाद कैरोलिन अप्रोच करती है एड और लॉरेन को कि वो उनकी हेल्प कर सके, जिसके लिए एड और लॉरेन मान जाते हैं। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन उनके घर जाते हैं, जहाँ पर पेरेंट फैमिली अपने साथ हुए सारे एक्सपीरियंस को शेयर करती है। वो बताते हैं कि कैसे हर दिन क्लॉक रुक जाती है 3:07 पर। उसके बाद सारे डोर अपने आप ही अनलॉक होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं। हर दिन उनके घर के बाहर बर्ड्स मरी हुई मिलती हैं। एड और लॉरेन उनके घर की छानबीन करते हैं। बाद में लॉरेन को बहुत ही अजीब चीजें वहां पर फील होती हैं, कुछ ईवल चीजें। एड लॉरेन से कुछ क्वेश्चन पूछता है और उनको रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके इनविजिबल फ्रेंड के बारे में पूछती है, जिसमें अप्रैल बताती है कि उसका नाम रॉरी है और वो उसको म्यूजिकल टॉय में दिखता है। लॉरेन अप्रैल से बोलती है कि क्या वो उसको उसके फ्रेंड से मिलवा सकती है, तो अप्रैल बोलती है कि वो उसको म्यूजिकल टॉय के मिरर में दिखेगा। लॉरेन उस मिरर के अंदर देखती है और उसको एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जो कि रो रही होती है। लॉरेन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और वो पहुंचती है उस पेड़ के पास जहां पर अप्रैल को वो टॉय मिला था। वहां से बहुत ही उसे नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। वहां पर एड भी आ जाता है और वो लॉरेन से कुछ पूछने लगता है। जैसे ही लॉरेन वापस मुड़ती है, वो देखती है एड के पीछे एक ईवल स्पिरिट को लटके हुए उस पेड़ से, और ये ईवल स्पिरिट उस बशीबा की होती है। लॉरेन घर में वापस आती है और कैरोलिन और रॉजर को ये बताती है कि उसने इस घर में आने से पहले ही ईवल स्पिरिट को महसूस कर लिया था। उसने एक ब्लैक शैडो को देखा था कैरोलिन और रॉजर के पीछे, और यही ब्लैक शैडो उसे बच्चों के पीछे भी दिखाई दी थी, और ऐसा लगता है कि ये शैडो उनसे कनेक्टेड है। एड उनको बताता है कि उन्हें इस घर का एक्सोर्सिज्म करवाना पड़ेगा, और इस चीज के लिए पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी चर्च से, और चर्च इस चीज को करवाने से पहले प्रूफ लेता है। लॉरेन उनको बताती है कि यहाँ पर एक नहीं कई स्पिरिट्स हैं और उनमें से एक बहुत ज्यादा ईवल है। उसी रात एड और लॉरेन उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होते हैं, पर उसमें सिर्फ एड की वॉइस होती है। लॉरेन और रॉजर की कोई भी वॉइस नहीं आती। उसके बाद लॉरेन एड को इस घर की हिस्ट्री बताती है। वो कहती है कि ये घर जस्टिन नाम के एक आदमी ने बनवाया था। उसने बशीबा नाम की एक औरत से शादी की थी जो कि ब्लैक मैजिक करती थी। बशीबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को भी आग के हवाले कर दिया था टू इम्प्रेस डेविल। ये चीज उसके हस्बैंड ने देख ली थी। उसके बाद वहाँ से बशीबा भाग गई और उसने अपने आप को फांसी लगाते हुए उस जगह को श्राप दिया कि वहाँ पर जो भी वहाँ पर रहेगा वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और बशीबा के मरने का समय था 3:07। उस दिन के बाद से वहाँ पर ईवल चीजें स्टार्ट हो गई, जैसे कि वहाँ उस घर में जो भी रहता था वो सारे के सारे मारे जाते थे। वहाँ पर एक बच्चा था जो अचानक से गायब हो गया था और उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। कुछ बच्चे पानी में डूबे हुए मिलते थे, कुछ फांसी लगाए हुए।
और अचानक से रिकॉर्डर फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब एड की वॉइस के साथ साथ एक और अजीब सी वॉइस है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। और हम देखते हैं क्लॉक में बज रहे हैं 3:07। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन कुछ बेल और कैमरा को घर के चारों ओर इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ वो हेल्प लेते हैं 2 असिस्टेंट का, जिसका नाम होता है ड्यू थॉमस और एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड। ये सब उन एविडेंस के लिए ताकि वो चर्च को जाकर प्रूफ दे सके। घर के अंदर भी वो कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर को प्लेस करते हैं। इसके बाद लॉरेन की नजर पड़ती है एक पिक्चर पे। वो लॉरेन से इसके बारे में पूछती है और वो फील करती है उसके हैप्पी मोमेंट्स को। एड घर के कोने कोने में क्रॉस रखता है और साथ ही साथ वो स्प्रे करता जाता है हॉली वाटर। तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एड और लॉरेन वहाँ बेसमेंट में जाते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो बाहर आ जाते हैं और तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उस रात वहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को बोलता है कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ एड और लॉरेन संभाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉरेन को। बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है और वो कपड़ों को उतारने की कोशिश करती है। तभी एक कपड़ा उड़ जाता है और ऐसा फ्रेम बनाता है जैसे कि उस कपड़े के पीछे कोई खड़ा है और कैरोलिन के रूम की तरफ जाता है। उसके बाद वो कपड़ा गिरता है और हम खिड़की में देखते हैं बशीबा को और वहाँ कैरोलिन सो रही होती है। उसके बाद बशीबा उसे पोजेस कर लेती है और वो खून की वॉमिट कर देती है उसके अंदर। उस रात फिर से घर में कुछ ईवल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है। वो उस वॉइस को फॉलो करता है। वहाँ पर एक लड़की की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है और वो उसको हॉन्ट करने लगती है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं स्लीप वॉक करते हुए। वो एंड्रिया के रूम में जाती है और वहाँ का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। एप्रिल भी नींद में चल रही होती है और कैमरा अपने आप ही उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। बाद में सब एप्रिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर एप्रिल उन्हें कहीं नहीं मिलती। एड बाद में यूवी लाइट से उसको ढूंढने की कोशिश करता है और एप्रिल मिलती है लॉरेन को अलमारी के पीछे 2 वॉलों के बीच में। एप्रिल बताती है कि जब लॉरेन को डर लगता है तो वो वहां जाके छुप जाता है। लॉरेन उस प्लेस पे वापस जाती है और वो देखती है उस जगह पे बहुत सारे टॉयज को और साथ ही साथ वो उस जगह को भी देख लेती है जहाँ पर वो म्यूजिकल टॉय रहा करता था। वहाँ लॉरेन को एक रस्सी भी मिलती है जिससे लगता है कि बसीबा ने उसी रस्सी से अपने आप को हैंग किया था। तभी अचानक से फ्लोर टूट जाता है और लॉरेन जाके गिरती है बेसमेंट में। वो उस टॉय के मिरर में देखती है और वहाँ उसको दिखती है एक औरत जो अपने बेटे के साथ है। वो औरत बहुत ज्यादा रो रही है और उसका बेटा उसके गोद में लेटा पड़ा है। अचानक से वो औरत लॉरेन के सामने आती है और वो उसे बोलती है कि ये सब उसे बशीबा ने करने को कहा था। फिर वो औरत गायब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर दिखती है हैंग करती हुई बशीबा की बॉडी। वो लॉरेन को बहुत ज्यादा हॉन्ट करने लगती है और हर्ट करने की कोशिश करती है। लॉरेन वहां से भागने की ट्राई करती है, पर बशीबा उसके लॉकेट से उसे खींच लेती है। लॉकेट वहीं पर टूट के गिर जाता है। ये लॉकेट लॉरेन को उसकी डॉटर ने दिया था, जिसमें उसके डॉटर की पिक्स थी। लॉरेन भागकर जाती है और वो बताती है कि बसीबा सारी मॉम को पोजेस करती है ताकि वो अपने बच्चों को मार डाले। लॉरेन ये भी कहती है कि कैरोलिन की बॉडी मार्क्स ये इंडिकेट करते हैं कि बशीबा उसे भी पोजेस करने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक घर के सारे क्रॉस अपने आप गिरने लग जाते हैं और हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि कोई नैन्सी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके बालों से। वो नैन्सी को इधर उधर फेंक रहा होता है। तभी सब लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। पेरेंट फैमिली डिसाइड करते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे, वो इस घर को छोड़ के कहीं और जाएंगे और एड भी उन्हें कहता है कि वो ये एविडेंस चर्च को दिखाएगा। तभी लॉरेन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी बेटी की होती है। वो वॉइस सुन के उसको फॉलो करने की कोशिश करती है और वो पहुंच जाती है तालाब के पास, जहां उसको अपनी बेटी की बॉडी मिलती है पानी में तैरती हुई। लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जाके एड को बताती है कि ये सब एक चेतावनी है। नेक्स्ट डे एड ये सारे एविडेंस लेके जाता है फादर के पास। फादर से कहते हैं कि अभी भी उन्हें एक परमिशन लेनी पड़ेगी हायर से, क्योंकि ये फैमिली मेंबर नहीं है चर्च की। अब सीन आता है लॉरेन के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेन की बेटी अभी सो रही है और वहाँ उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है बसीबा उसके लॉकेट से। बसीबा उसके पैर को खींचती है और जूडी इस चीज से उठ जाती है। वो सोचती है कि शायद एड और लॉरेन घर वापस आ गए हैं। वो अपने मॉम डैड को ढूंढते ढूंढते म्यूजियम के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि एनाबेल डॉल अब वहाँ पर नहीं है। जूडी डर जाती है और वो भागकर एक रूम में चली जाती है। तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ हम देखते हैं चेयर पे बैठी हुई बसीबा को एनाबेल डॉल के साथ। उससे पहले कि बसीबा जूडी के ऊपर हमला करती, एड और लॉरेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैरोलिन को, जो कि क्रिश्चियन और अप्रैल को कहीं ले जा रही होती है। रॉजर ये बात फोन करके एड को बताता है। लॉरेन बताती है कि कैरोलिन उसी घर में वापस जा रही है और वो उन दोनों को वहां जाके मार डालेगी। सभी लोग वापस उस घर में जाते हैं। वहां देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टिन को मारने ही वाली थी। वो लोग उसे जाके बचा लेते हैं। अप्रैल ये सब देखकर डर जाती है और वो उस घर में कहीं छुप जाती है। एड और रॉजर ट्राई करते हैं कैरोलिन को इस घर से निकालने की, पर बशीबा कैरोलिन को नहीं जाने देती और वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती है। लॉरेन कहती है कि अगर वो लोग इसे घर से निकालने की कोशिश करेंगे तो बशीबा उसे मार डालेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बशीबा कैरोलिन को बेसमेंट में खींच लेती है और सबके सब कैरोलिन को बचाने के लिए बेसमेंट में भागते हैं। वो लोग कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर पहले से ही बशीबा की इविल स्पिरिट है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यूक को अप्रैल को ढूंढते हुए। बेसमेंट में सब लोग मिलकर कैरोलिन को किसी तरह एक चेयर पे बांध देते हैं और उसके ऊपर व्हाइट ब्लैंकेट डाल देते हैं। एड ट्राई करता है एक्सिज्म करने का और इस चीज से बशीबा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। एड इन सब चीजों को देख के भी नहीं रुकता। बशीबा इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चेयर को हवा में उड़ाने लगती है। उसके बाद वो चेयर को बहुत तेजी से नीचे गिराती है, जिसके वजह से सारी रस्सियां खुल जाती हैं और बशीबा अब बिल्कुल आजाद है। कैरोलिन सबको बताती है कि वो किस तरह सबको मारने वाली है। इसी बीच ड्यू ढूंढ लेता है अप्रैल को, पर ये बात कैरोलिन सुन लेती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है। वो अप्रैल को ढूंढ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एड आ जाता है और वो एक्सिज्म स्टार्ट कर देता है और हम लोग के सामने आ जाता है बशीबा का रियल फेस। दूसरी तरफ लॉरेन और रॉजर भी ट्राई करते हैं कैरोलिन की आत्मा को जगाने का, ताकि वो बशीबा पे ओवरकम कर सके और उससे लड़ सके। वो लोग कैरोलिन को रिमाइंड कराते हैं उसकी पहले की लाइफ, जहाँ पर वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहा करते थे। वो कैरोलिन को कहते हैं कि उसे बशीबा से लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। कैरोलिन को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है और उसके सामने आती हैं फ्लैशबैक्स। इसके बाद उसको खून की उल्टी होती है, जिससे ये पता चलता है कि बशीबा अब उसकी बॉडी से निकल गई है। कैरोलिन फिर से नॉर्मल है और अब सारा परिवार फिर से एक साथ है। अप्रैल लॉरेन के पास आती है और उसको वो लॉकेट वापस देती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एड वही म्यूजिकल टॉय को अपनी म्यूजियम में रख रहा होता है और यहाँ से ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और अगर आप इसकी रियल स्टोरी जानना चाहते हो तो हमने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।